नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नगर निकाय चुनाव के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव एटा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और वहीं मौके पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना भी साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने अफसरों को बीजेपी कार्यकर्ता यह बनाया है। रामपुर लोगों को वोट डालने से रोका गया। बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। इतनी दूर क्यों जाते हो? पहले यूपी की लूट देख लो, कर्नाटक तो बाद में जाना, और पहले तो एटा समझ लो आप। और आपसे बेहतर कौन समझेगा। हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोगों को सच्चाई पता है। अगर हम एटा का ही जान लें, बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये जबरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। और जो लोग वोट डाल भी आए और जब गिनती हुई है, उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। और वहीं गोरखपुर में नगर निकाय में चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। सीएम योगी ने आज शिव महापुराण कथा में हिस्सा लिया और व्यासपीठ की पूजा अर्चना की है। सीएम योगी ने पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। हम सब जानते हैं शिव भोले हैं, बहुत जल्दी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और अति प्राचीन काल से ही सुर और सुर दोनों ने भगवान शिव की पूजा की, उनकी अर्चना की। उन्हें देवता भी मानते हैं और राक्षस भी मानते हैं, दोनों लोग उनकी पूजा करते हैं। ये उनके महात्मा का ही ये महत्व है और इसलिए वो महादेव भी कहलाए। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी वे अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भगवान शिव से जुड़े हुए ज्योतिर्लिंग, उनसे जुड़े हुए मंदिर हम सबको देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्व है ही, सांस्कृतिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने में भी हमारी ज्योतिर्लिंगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 12 ज्योतिर्लिंग एक हिमालय में केदारनाथ में है, भगवान केदारेश्वर, और दूसरा सुदूर दक्षिण में अगर आप देखेंगे रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में भी भगवान श्री राम के द्वारा स्वयं स्थापित ज्योतिर्लिंग है। आप सब जानते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले सेतुबंध का निर्माण किया था, जिससे सेना सहित लंका में प्रवेश कर सके। और वहीं यूपी के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस बार चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को अच्छा बहुमत मिला, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। अब आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपना संगठन विस्तार करेगी और कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई और उत्तर प्रदेश के अंदर
एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको लोग वोट तो देते नहीं। और एक मजाक भी उड़ाते थे, मैं आपको बताऊं, बड़ा बुरा भी लगता था कि भाई यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी में आप लोग परेशान मत होइए, यहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए, यहां कोई केजरीवाल जी के मॉडल को नहीं सुनेगा, यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन जनता ने इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हम इनको भी मौका देंगे। और ये जो नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव हमारे कैंडिडेट्स जीते हैं, इसको हम एक बेहतरीन, एक मॉडल नगर पालिका और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विस्तार ले रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार ले रही है। और जल्द ही समय तय हो जाएगा। कल केजरीवाल जी ने मुझे और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। भगवंत मान जी ने कल बधाई दी सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को। अब रुकना नहीं है, मेहनत करना है, जनता के लिए काम करना है, काम के राजनीति को सच करके दिखाना है कि नहीं, काम के नाम पे भी राजनीति हो सकती है। और वहीं यूपी में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद सबका साथ सबका विकास वाली नीति दोहराई जा रही है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने निकाय चुनाव के परिणामों के बाद प्रेस वार्ता इस पर की है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी निकाय अध्यक्षों को पूरी सरकार का समर्थन ये मिलेगा। वहीं निकाय चुनाव जीत के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद देता हूं। निसंदेह रायबरेली जनपद में भी पिछले से अधिक भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली वासियों ने अपना आशीर्वाद रूपी मत दिया और 10 में से 5 रायबरेली जनपद में अथवा रायबरेली लोकसभा में 6 में से 5 सीटें नगर निकाय की हम लोग जीते हैं। इसके लिए मैं रायबरेली वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सभी जीते हुए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्षों, सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जनता की कसौटी पर खरा उतरें, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस रूप में भी मेरी अथवा मेरी सरकार की आवश्यकता अध्यक्षों को पड़ेगी, हम और हमारी सरकार सकारात्मक सहयोग उनके सदनों को चलाने में और उनके क्षेत्रों के विकास में सहयोग देते रहेंगे। और वहीं भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनकर यह तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और इसी क्रम में रामलला की प्रतिमा के निर्माण के लिए गंडकी नदी से लाई गई 2 शिलाओं का परीक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए।
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अयोध्या का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। 2024 तक भक्त रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में रामलला की प्रतिमा के निर्माण के लिए गंडकी नदी से लाई गई 2 शिलाओं का परीक्षण कार्य शुरू हो गया है। अब तक शिलाओं के परीक्षण में 2 शिलाओं के अंदरूनी हिस्से में दरार पड़ने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया और नेपाल से लाई गई 14 टन की दूसरी शिला का भी परीक्षण शुरू हो गया है। ऐसे में अब पत्थरों की कटिंग के बजाय पत्थरों पर घिसाई का काम किया जा रहा है। इसके बाद अगर किसी प्रकार की दरार शिला की कटिंग में मिलती है तो मूर्तिकार इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे और फिर मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षण के बाद एक एक कर रिजेक्ट हो रहे पत्थरों ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पदाधिकारियों का तनाव बढ़ा दिया है। ये कैसा पत्थर कहाँ से आया था? ये पत्थर नेपाल से आएगा, मतलब पत्थर काला हो जाता था, इसके लिए इसको घिसाई किया जा रहा है। तो एक ही पत्थर दिखा, एक पत्थर और कहाँ है? वो पत्थर काट दिया अभी। अच्छा, काट दिया। किस लिए काटा गया था ये? वो मतलब मूर्ति बनाने के लिए काट के अलग रख दिया। तो उन पत्थरों का अभी यूज नहीं हो पा रहा? पता नहीं, मतलब कटिंग हो गई, इसके बाद ये कटिंग हुआ, इसके बाद पता चला। तो अभी तो इसकी घिसाई चल रही है। घिसाई होगी, चेक किया जाए इसके बाद। बता दें कि रामलला की मूर्ति बनने में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में रामलला के विग्रह निर्माण में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। काटने के बाद ही पता लग रहा है। कर्नाटक के 6 पत्थर आए, 2 काटे, एक अच्छा निकला, एक अंदर क्रैक निकला है। अबे पेट में क्या पता है लड़का है कि लड़की? काटा गया है आज उसकी कल कटाई हो रही है। 8 कटा है, सफाई है उसमें बहुत। उसमें एक बड़ी रेखा आ रही है बीचों बीच में, ऐसा लगता है क्रैक है क्या? बिल्कुल ठीक बीच में। और वे प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गठित कमेटी 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट ये तैयार कर देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों से भी यह अपेक्षा की जाएगी कि सभी राज्य अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्योर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ तो लागू हो, और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। और खबर देहरादून से है, जहां पर दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर की है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी सरकार की जमकर वाहवाही की है। इस दौरान दोनों ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। होम्योकॉन 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ। इसमें हमारे बहुत सारे होम्योपैथी से जुड़े हुए, चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए अनेकों विशेषज्ञों ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है, वहीं ये आयुष भूमि भी है, आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वो भी
आयुष के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है होम्योपैथिक का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है, ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो चरक संहिता में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, ये जड़ी बूटी औषधियों से निर्मित ही वो दवाइयाँ हैं। भले हमारे जर्मन के विद्वान ऐसे चिकित्सक हनुमान ने पूरे दुनिया में इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारी परंपरा है। और मैं तो बिहार का, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैंने होम्योपैथ, आयुर्वेद, आयुष और तमाम विधा को एक साथ लेकर इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को बनाने के लिए हमने पूरे देश की, पूरे बिहार की यात्रा की थी। और आज मेरे भारत सरकार में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मेवारी हमारी छोटी सी थी। मैं वर्षों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से बनाया 2014 में, ये एक मिसाल के रूप में, और निश्चित रूप में वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो धरती है वो इसके लिए उपयुक्त है, आयुष के लिए। और यहाँ बड़े बड़े वन पौधे, हर प्रकार का पर्यावरण, प्रकृति, तो ये नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर और लिटरेचर और देन फ्यूचर, तो हमारा निश्चित रूप से इस देवभूमि में मैं आया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर जी धामी का जो मैं देख रहा हूँ, जो विकास हो रहा है उत्तराखंड का, सार्वभौमिक विकास, और निश्चित रूप से आयुष हमारा प्रदेश बने, यह जो उनका संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज होम्योपैथिक दिवस पर जो ये सम्मेलन हजारों लोग आए, उनको। और वहीं देहरादून के हाथी बड़कला के सर्विस स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शिरकत की है। लोगों को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा है कि मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किसानों के लिए मील का पत्थर यह साबित होगा। देश के किसान कृषि क्षेत्र में लगातार तरक्की कर रहे हैं। कार्यक्रम में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। और जिसमें जो एमएसपी पर निर्धारित जो क्रॉप है, उनके अंदर निश्चित रूप से एमएसपी पर है, और उसमें जो है उनके ऊपर राज्य सरकार की जब भी रिकमेंडेशन आएगी तो भारत सरकार एमएसपी पर खरीदने के लिए कोई मना नहीं करेगी। मैं समझता हूँ उत्तराखंड तो जैविक खेती का एक ऐसा स्थान है जो सारे विश्व में अपना स्थान रखता है। यहाँ जो हिमालय का क्षेत्र है और जो इसकी जैव विविधता है वो पूरी दुनिया के अंदर अद्भुत है। और इसलिए ये जो श्री अन्न उत्सव है, ये न केवल यहाँ की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने का, बल्कि मानव के स्वास्थ्य की रक्षा का एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये श्री अन्न उत्सव मना करके उसके उत्पादन को और बढ़ाने की बात की, ये अंतिम छोर का जो किसान है उसकी सशक्तता होगी, और इन अन्नों से जो उसके स्वास्थ्य का वर्धन होगा, जिसके कारण आज सारी दुनिया सबसे ज़्यादा कठिनाई में है। उन कठिनाइयों को भी दूर करना, एक पंथ दो काम होंगे, और निश्चित रूप में ये प्रदेश एक मील का पत्थर साबित होगा नए जो श्री अन्न के उत्पादन के लिए। और वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को किसानों के मुद्दों को लेकर एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं किया है, और ना ही सरकार ने अभी तक फसलों का सार्थक मूल्य तय किया। इसके साथ ही करण माहरा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वाली सरकार संवेदनहीन है, और सरकार को किसानों के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। हम 1 महीने इंतज़ार कर रहे हैं। 1 महीने में अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकले और किसानों का बकाया भुगतान हो जाए और समर्थन मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हो, तो हम फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे बारिश में असमय बरसात से लोगों की गेहूं की फसल खराब हुई है, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इस सरकार ने 1 भी रुपया किसानों के मुआवजे की बात नहीं की। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाली सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उनको किसानों का नुकसान का कोई मतलब ही नहीं। तो और सरकारें होती अभी तक मुआवजा घोषित हो चुका होता गेहूं का और अन्य चीज़ों का। क्योंकि बीजेपी ऐसी सरकार है जो बोलती है उसका उल्टा करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपने देख लिया, हमारी बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो धरने में है, लेकिन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। इनके सुशासन की बात करते हैं, इनके मंत्री सड़कों में लोगों को पीट रहे हैं। तो सब यही चल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा है।